जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म आज अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, कोई भी नेशन जब पावर को डिवाइड करता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस अदर यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में पावर डिवाइडेड है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी होती है। और ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरलिज्म। बहुत सिंपली, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and other constituent यूनिट्स जैसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। और देखो, ये अरेंजमेंट कितना प्यारा है। सेंट्रल अथॉरिटी डील करती है ऐसे मैटर्स से जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। सेंट्रल अथॉरिटी डील्स विद द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स डील करती हैं विद द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। ये तो हुआ फेडरलिज्म कि जब पावर को डिवाइड किया जाए सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। अच्छा, इसके अलावा एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट और है, यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ये क्या होती है? या तो किसी कंट्री में सिर्फ एक ही लेवल हो गवर्नमेंट का, उसे क्या बोलेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट। व्हेन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भाई, ऐसा नेशन हो सकता है ना कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स हो ही ना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट। या फिर, और ये इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल अथॉरिटी हो, सब यूनिट्स भी हों, बट द सब यूनिट्स are subordinate, but the subunits are subordinate to central government। ये देखो कि जब सब यूनिट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अधीन हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो भी कैसी गवर्नमेंट होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट। असेंशियली होता क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो भी सब यूनिट्स होती हैं, उनको जो भी पावर मिलती है, वो पावर कौन देता है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब इच्छा हो, उस पावर को छीन लिया जाएगा। फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता। फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को जो भी पावर मिलती है, वो मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सेंट्रल अथॉरिटी का जब मन करे तब उनकी पावर को छीना नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अपन ने दो कहानी पढ़ी है, श्रीलंका और बेल्जियम की। श्रीलंका तो हमेशा से यूनिटरी गवर्नमेंट रहा है, आज भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। बेल्जियम की थोड़ी सी कहानी है। बेल्जियम 1993 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक, उससे पहले बेल्जियम में सब यूनिट्स हुआ करती थी, बट वो सबऑर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, असेंशियली यूनिटरी गवर्नमेंट थी। लेकिन 1993 के बाद जब अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, तो बेल्जियम में अपन ने पढ़ा था 1993 के बाद बेल्जियम में
सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वर नो मोर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1993 के बाद बेल्जियम ने फॉलो करना शुरू किया फेडरलिज्म। ये कहानी है फेडरलिज्म की और यूनिटरी गवर्नमेंट की। अच्छा, अगर कोई नेशन ये कहता है कि भैया हम फेडरल हैं, तो उसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है वो देखो, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, देयर आर 2 or more than 2 levels of government. When there are 2 or more than 2 tiers, levels को tiers भी बोल सकते हैं, tiers of government। अच्छा, सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा levels of government हो तो क्या उसको फेडरल बोला जा सकता है? नहीं बोल सकते। देखो इधर, यूनिटरी गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सब यूनिट्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सब यूनिट सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के तो वो कैसी गवर्नमेंट है? यूनिटरी गवर्नमेंट। तो सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो इसके अलावा क्या होना चाहिए? दूसरा देखो, दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट they have their own jurisdiction। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लेवल्स हैं दे गवर्न द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान की सरकार है, वो हमें गवर्न करती है। इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमें गवर्न करती है। They govern the same set of individuals, but they have their own jurisdiction। उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। कौन किस चीज़ पे कानून बनाएगा, कौन किस चीज़ के साथ में डील करेगा, वो डिसाइडेड है, वो लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दारू पे जीएसटी नहीं लगता, तो जिन चीज़ों पे जीएसटी लगता है वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दारू पे जीएसटी नहीं लगता, दारू पे अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका अपना अधिकार क्षेत्र, उनका अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है। और ये जो जुरिस्डिक्शन है, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। सेंट्रल अथॉरिटी की मेहरबानी पे ये जुरिस्डिक्शन नहीं मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है विच मीन्स कि इट कैनॉट बी, द प्रोविजंस कैनॉट बी चेंज्ड, कैनॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय एनी वन लेवल। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसका सिंपल मतलब क्या है कि कल को अगर कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको बदलने की कोशिश करे तो यूनिलैटरली, स्वेच्छा से, जबरदस्ती, अकेले नहीं बदल सकती है। दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, रजामंदी चाहिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेथड दिया हुआ है उस मेथड को फॉलो करो और चेंज करो। अदरवाइज स्वेच्छा से, फोर्सफुली, यूनिलैटरली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। फिफ्थ, अब मान के चलो कल को सेंट्रल अथॉरिटी कुछ बदलाव करने की कोशिश करे, अब वो जो बदलाव हैं उसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो सही कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करते हैं कोर्ट्स। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स की इस पावर को, ये डिसाइड करने की पावर कि भैया कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ गलत है, किस लॉ में कितना हिस्सा सही है, कितना गलत है, इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू की पावर। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत ये डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सा कानून सही है कौन सा कानून गलत है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है सरकार चलाने के लिए पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार चल ही नहीं सकती। अब कल को किसी देश की सेंट्रल अथॉरिटी बोल दे कि भैया हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको पैसा नहीं देंगे, तो फिर इन सबका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसका भी इलाज किया गया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कि किसको कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, वो भी रिटन है। और ये क्यों लिखा गया? टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, टू एंश्योर फाइनेंशियल फ्रीडम, कि कोई फाइनेंस के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो भी रिटन है कि कहां से कितना किसको मिलेगा। और इस सबका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि एक तो यूनिटी बनी रहती है, देश की एकता बनी रहती है। अब भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ने लग जाएं तो यूनिटी को खतरा है ना। तो एक तो यूनिटी बनी रहती है, दूसरा इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अपने कंट्री की बात कर लो, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्स लोग रहते हैं कल्चरली, ट्रेडिशनली। नॉर्थ में अलग कल्चर है, साउथ में अलग कल्चर है, बंगाल में अलग कल्चर है, गुजरात में अलग कल्चर है। तो इस रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करें। दो तीन चीज़ें ही पढ़ी हैं अपन ने। फेडरलिज्म क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? कि या तो जहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर अपन ने पढ़ा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि एक तो दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हों। इसको बहुत सिंपली वैसे याद रखो कि कोई घर के दो भाई हैं जिनको बोला गया दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दो भाई को जब प्रॉपर्टी में डिवीजन हुआ तो किसको क्या मिलेगा, वो जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र लिखा हुआ है पहले से, वसीयत में लिख गए। वो वसीयत का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो वसीयत का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वसीयत को कोई भी यूनिलैटरली स्वेच्छा से नहीं बदल सकता है। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो कहाँ जाएंगे अपन? कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और फिर इसकी वजह से जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी रिटन है कि किसको कितना पैसा कहाँ से आएगा, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए वो भी लिखा हुआ है। इससे क्या होगा? एकता बनी रहेगी, घर की यूनिटी पूरे देश की बनी रहेगी, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएंगे अपन। एक किस्सा ये है। एक चीज़ और रह गई कि जब फेडरलिज्म के थ्रू नेशंस बनते हैं, फेडरेशंस बनते हैं, तो किस तरह से बनते हैं? दो टाइप के फेडरेशंस होते हैं, दो टाइप के फेडरेशंस होते हैं। वो देखो, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बड़ा सिंपल मामला है इसका। इसका एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर का यूएसए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यूएसए। और इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया इंडिया। इंडिया, बेल्जियम वगैरह, अपन इंडिया की बात करेंगे। कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। क्या फ़र्क है दोनों में? देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि किसी नेशन को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि चलो भैया हम मिल जाते हैं और एक बड़ा नेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस में क्या हुआ, 50 स्टेट्स हैं यूएस में, तो वहाँ जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब मिलके एक नेशन बना लेते हैं। इससे क्या है? उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई। भाई अकेले अकेले रहते तो कोई भी आके पीट के चला जाता। संगठन में रह रहे हैं तो यूएसए सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जब स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपसी सहमति से डिसाइड करें कि यार हम मिलके एक नेशन बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं, एक फेडरेशन बनाएंगे तो उसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसे क्या बोलते हैं?
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और जब कमिंग टुगेदर फेडरेशंस बनते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है वो यूजुअली इक्वल होती है स्टेट गवर्नमेंट्स के। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या है कि एक बड़ी कंट्री है और वो पावर को शेयर करती है, पावर को डिवाइड करती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। जैसे इंडिया में बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी है। लेकिन जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस होते हैं तो वहां पे जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इज मच मोर देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यूएसए और इंडिया में कैसे, देखो यूएसए में जितने भी स्टेट्स ने मिल के यूएसए को बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बनाया, वो उनकी जो बाउंड्री है, उनकी जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो इंटैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट इतना बड़ा है, कोई स्टेट इतना बड़ा है, यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकती, चाहे इतना बड़ा है और चाहे इतना बड़ा है, ऐसे ही रहेंगे लोग, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में से अलग करके तेलंगाना बना दिया अपन ने, यूपी में से अलग करके उत्तराखंड बना दिया था अपन ने। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो पहला क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये देखो एक बार, अच्छा इसके बाद एक लेंथी सा टॉपिक है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें और यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।